तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ एक न्यू एनिमे स्टार्ट होने वाला है तो प्लीज़ इसे देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस पे कितना व्यू और कितना कमेंट और कितना शेयर होगा ये देखकर ही मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में घर को देखते हैं जहाँ पर एक लड़का बैठा होता है। उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है ये लो, ये फ़ोटो तुम्हारे लिए है। उस फोटो को वो देखता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। एक्चुअल में उसका दोस्त यहाँ पर फोटो लेकर आया होता है उसके शादी करने के लिए एक लड़की की, और वो लड़की जो होती है योशिना होती है। फिर हम योशिना को देखते हैं जो यहाँ पर एक मैगजीन के अंदर फोटो दिखा रही होती है अपने दोस्त को। वो कहती है कि ये कौन है। एक्चुअल में ये इसका भाई ही होता है। इसका नाम शायद यहाँ पर रिंजी होता है, बाद में कंफर्म कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि इस मैगजीन के अंदर क्या लिखा हुआ है, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है या फिर नहीं पता है। यहाँ पर वो दिखाती है कि जो ये हमारी याजुका फैमिली है, याजुका एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है, यानी गैंगस्टर की फैमिलीज होती है। तो वो यहाँ पर कहती है कि यहाँ पर एक मियामा नाम का जो बंदा है वो उसका ग्रैंडसन है जो कि यहाँ पर एक लड़की को देख रहा है। इसे नहीं पता है कि ये लड़की जो है वही है जिसे वो देख रहा है। यहाँ पर जो रिंजी होता है वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी एज जो भी है 17 हो चुकी है, तो मैंने ही उसे तुम्हारी फोटो भेज दी थी। तो तुम्हें जो है अब इनके फैमिली में जाना है और इनके साथ टाइम स्पेंड करना है ताकि तुम्हें जो है वो पसंद कर सकें, और मैंने तुम्हारी फोटो पहले ही इन्हें भेज दिया है। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं जो हूँ वहाँ पर नहीं जाना चाहती हूँ। बट यहाँ पर रिंजी कहता है तुम्हें वहाँ पर जाना ही पड़ेगा क्योंकि कभी ना कभी तुम भी तो शादी करोगी, तो तुम्हें जो है एक फैमिली को बसाना पड़ेगा, और यहाँ पर रहकर तुम अपने फैमिली को सही से बसा नहीं सकती हो। यानी जो तुम्हें अपने हस्बैंड को ढूंढना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पर बैठकर नहीं ढूंढ पाओगी। वो सोचती है कि मैं यहाँ से जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर ओसाका के अंदर रहने में उसे बहुत ही मजा आता है, बट उसे उस लड़के से मिलने के लिए टोक्यो जाना पड़ेगा। फिर वो यहाँ पर रिंजी बताता है कि तुम्हें जो है उनके साथ रहने का बहुत ही अच्छा मौका है, तो तुम्हें उसके पास जाना ही चाहिए। याजुका फैमिली का नाम बहुत ही बड़ा है और तुम जो हो उसके घर में रहोगी तो बहुत ही आगे बढ़ोगी। रिंजी के दिमाग में एक बहुत ही बड़ा प्लान होता है जो आपको लास्ट में पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि योशिना जो होती है यहाँ पर याजुका फैमिली के अंदर आ जाती है, जहाँ पर उसे लेकर आया जाता है अंदर, जहाँ पर वो देखती है उसके दादाजी को। उसके दादाजी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो हो बहुत दूर से ट्रैवलिंग करके आई हो तो तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। उसे देखकर योशिना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। इसीलिए यहाँ पर उसके दादाजी यहाँ पर रिंजी को जानते हैं। रिंजी जो है एक्चुअल में शायद दादाजी होगा यहाँ पर योशिना का, तो इसीलिए शायद वो दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। यहाँ पर वो कहती है योशिना कि यहाँ पर किस्मा कहाँ पर है, तो किस्मा जो होता है यहीं पर उसे रिसीव करने के लिए आया होता है, और उसने जो है बॉडीगार्ड की ड्रेस पहनी होती है। वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं जो हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए आया था। फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रहने का घर दिखा देता हूँ, और उसे लेकर वो उसके रूम में आ जाता है। कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, मुझे उम्मीद है कि टोक्यो तुम्हें पसंद आएगा, और मुझे यकीन नहीं था कि कोई लड़की यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आ जाएगी। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, धीरे धीरे तुम्हें कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि मुझे जो है यहाँ पर नहीं रहना है, लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा स्कूल जो है वो उधर है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, उसे हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। वो उसका बेडरूम उसे दिखाता है। वो कहता है मुझे यकीन नहीं था कि तुम जो हो यहाँ पर आओगी, पहले तो मुझे लगा था कि तुम जो हो मेरे ऑफर को डिक्लाइन कर दोगी, बट तुम जो हो यहाँ पर आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह वो ड्रेस पहन लेती है क्योंकि उसका स्कूल जो है ट्रांसफ़र हो चुका होता है यहीं पर टोक्यो में। अब वो टोक्यो में पढ़ाई करेगी आगे की। क्रिस्मा जो होता है वो भी यहीं स्कूल के अंदर ही पढ़ता है। वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा क्लास दिखा देता हूँ, और उसे साथ में लेकर चलने लग जाता है। यहाँ पर वो बातें करते हैं कि मैं जो हूँ मैथ और साइंस में बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, ऐसा योशिना बोलती है। यहाँ पर किस्मा कहता है कि हाँ, मैं भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई के अंदर वीक हूँ, मेरा दिमाग कहीं और पर लगता है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम जो हो यहाँ पर एंजॉय कर सकती हो। यहाँ पर योशिना पूछती है कि तुम रोज़ कार से यहाँ पर आते हो क्या, तो वो कहता है कि नहीं, मैं ट्रेन से आता हूँ, आज पहली बार कार से आया हूँ, अगर तुम्हें कार से आना है तो तुम आ सकती हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं जो हूँ अपनी ट्रेन से ही घर जाऊँगी। योशिना को लगता है कि यहाँ पर किस्मा कितना अच्छा है, वो इतने गैंगस्टर का जो है बहुत बड़े ग्रुप का मेंबर है तभी भी इतना अच्छा है। फिर वो अपने क्लास के अंदर आ जाती है, और फिर अब देखते हैं कि कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और कहती हैं कि तुम जो हो यहाँ पर किस्मा के साथ स्कूल के अंदर आई थी और तुम उसके साथ बात कर रही थी, तो क्या हम जान सकते हैं कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है उसके साथ।
तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं हम जो है बहुत ही दूर के रिलेटिव हैं। तो वो यहाँ पर कहती हैं लड़कियां कि क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? तो यहाँ पर योशिना कहती है कि नहीं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। योशिना जो होती है वो उनको लड़कियों को गोल गोल घुमाने का ट्राई करती है, बट वो लड़कियां बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होती हैं, थोड़ी देर में ही समझ जाती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें जो है ऐसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमें सच्चाई बता सकती हो। अब स्कूल के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो किस्मा होता है वो उसे मिलता है और कहता है कि चलो अब हम जो है चलते हैं घर पर। यहाँ पर योशिमा कहती है कि तुम जो हो स्कूल के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मैं पॉपुलर तो हूँ, बट मुझसे कोई बात नहीं करता, सिर्फ मुझे गुड मॉर्निंग कहता है, गुड इवनिंग कहता है, गुड आफ्टरनून कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। योशिना सोचती है मन के अंदर कि हो सकता है कि वो लोग तुमसे डरते होंगे। फिर यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर अगर तुम चाहोगी तो पुलिस के पास जाओगी, तो पुलिस जो है हमारे फैमिली को अच्छे से जानती है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो पुलिस के पास जा सकती हो। तो यहाँ पर योशिना कहती है कि अगर तुम्हारे बारे में कोई उल्टा बोलता होगा तो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? तो वो मुड़ता है पीछे और कहता है मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या कहता है। और बहुत ही अजीब सा स्माइल उसके चेहरे पर होती है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं योशिना जो है सोने का ट्राई कर रही होती है, बट उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है, क्योंकि वो नए प्लेस पर आई है तो उसे नींद आने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। इसलिए वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, ये तो बहुत ही अजीब सा डिफरेंट जगह है, मुझे नींद नहीं आ रही। वो उठती है और देखती है कि बाहर लाइट जल रही है। तो वो देखती है कि जो हमारा क्रिस्मा है वो वहां से आ रहा होता है और उसके बॉडी पर पूरे जगह पर खून खून लगा होता है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और रूम के अंदर चली जाती है। वो सोचने लग जाती है कि ये कैसे हो सकता है, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं योशिना यहाँ पर किस्मा से कहती है कि मुझे जो है शाम को कुछ लेने के लिए जाना है, वो लड़कियों का सामान होता है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि सीढ़ियों पर याद कर रही होती है रात की बातों को योशिना, कि यहाँ पर उसने देखा था कि उसके हाथों में खून था और सुबह सुबह तो बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? लगता है कि मैंने सपना ही देखा था। धीरे धीरे स्कूल के अंदर यहाँ अफवाह चलने लग जाती है किस्मा और योशिना की कि वो दोनों जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। वो जो है बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। यहाँ पर लड़कियां ये भी बात कर रही होती हैं कि हो सकती है कि वो जो हो वैसा हो जिसे क्रिस्मा ने अपने घर पर रखा हो और कोई काम नहीं हो उसका। फिर हम देखते हैं शाम को वो शॉपिंग के लिए आए होते हैं, जहाँ पर वो कहती है कि मैं पर्स भूल गई हूँ तो लेकर आती हूँ। वो लेने के लिए जाती है, किस्मा वहीं पर वेट कर रहा होता है। तभी पीछे से लड़के कहते हैं कि तुम्हारी स्कर्ट फट गई है। वो रुकती है और देखती है, तभी वो तीनों लड़के उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जो हो कहाँ जा रही हो, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो। वो उसे छेड़ रहे होते हैं, उसे जबरदस्ती यहाँ पर ले जा रहे होते हैं गली के अंदर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके पीछे पीछे आ रहा होता है किस्मा। किस्मा एक लड़के को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जो हो मेरी लड़की को जाने दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो वो कहते हैं कि तुम जो है यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारने वाले हैं। यहाँ पर जो किस्मा होता है वो हमेशा चेहरे पर स्माइल रखता है और वो उसे बड़े ही ध्यान से देखता है, उसके हाथ को मोड़ देता है और उससे नीचे पटक देता है। उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है क्योंकि उसकी हड्डियां टूट चुकी होती है जो नाक की होती है। फिर यहाँ पर किस्मा मारना स्टार्ट करता है, वो रुकता ही नहीं है। तभी योशिना यहाँ पर कहती है कि किस्मा बहुत हो चुका, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। फिर वो उस लड़के को उठाता है जो कि बेहोश हो चुका होता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी लड़की को परेशान किया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ये बात अपने दोस्तों को कह देना। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें मुझसे रिवेंज लेना है तो तुम आ सकते हो, पर तुम्हें याद रहना चाहिए कि मेरा नाम जो है क्रिस्मा है और मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर वो उसे धमकी दे रहा होता है। फिर यहाँ पर वो जो हमारी योशिना होती है इन सबको देखकर बहुत ही ज़्यादा उसे अजीब लगता है। वो कहती है कि चलो मैं पुलिस को फ़ोन कर लेती हूँ। यहाँ पर वो देखता है कि उसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा डर होता है। तो यहाँ पर किस्मा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने कपड़े को चेंज कर लेता हूँ ताकि खून किसी को दिखेगा नहीं। जब वो कपड़ा चेंज कर रहा होता है तो उसके बैक पे बहुत सारे टैटू बने होते हैं, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाती है। फिर यहाँ पर वो उसके पास आता है, उसके गालों को टच करना चाहता है, बट हम देखते हैं योशिमा उसके हाथों पर यहाँ पर मार देती है और उसके हाथों को साइड में कर देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा किस्मा होता है वो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। यहाँ वो योशिमा कहती है कि मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुम्हारे जो है रोक दिया तो। वो कहता है कि नहीं, मुझे लगा था कि तुम जो हो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, बट तुम्हें देख कर लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा डर रही हो। किस्मा जो होता है उसे एक ब्यूटीफुल लड़की पसंद तो है, बट उसे जो है एक स्ट्रॉन्ग लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग होने की, उसे डर लगना
नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक गैंगस्टर है और उसे जो है ऐसी लड़कियां ही पसंद आती हैं जिसे किसी से डर नहीं लगता हो। बट यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर जो योशना होती है उसका चेहरा तो अच्छा होता है, बॉडी भी अच्छी होती है, बट वो चीज़ों को देखकर डर जाती है। इसलिए उसे बहुत ही अजीब लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें जो है अपने बॉडी को बेच देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी है तुम्हारे पास है और तुम्हारा चेहरा ही तुम्हारे पास है। ऐसा सुनकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है कि ये लड़का मुझे से कैसे बात कर रहा है। यहाँ पर किस्मा कहता है कि तुम्हें जो है अपने घर वापस चले जाना चाहिए ओसाका के अंदर, और तुम्हें अपने बॉडी का कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू की बात कर रहा होता है वो, पैसे की बात नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे लगा था कि मेरे दादाजी का जो फ्रेंड होगा वो भी एक तरह का ही गैंगस्टर होगा, और उसके जो तुम हो पोती हो, तो मुझे लगा था कि तुम भी बहुत ही बड़ी गैंग की मेंबर होगी। मुझे लगता है कि तुम्हें जो है मेरे जैसा लड़का कभी नहीं मिलने वाला है, तो तुम्हें जो है अपने लिए कुछ भी यूज कर लेना चाहिए। वो जो है यहाँ पर टॉयज की बात कर रहा होता है कुछ भी बोल देता है वो। यहाँ पर सोचती है योशिना कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ फंस गई हूँ। यहाँ पर वो लॉकर रूम को खोलती है तो देखती है उसके सूट के अंदर बहुत सारा मिट्टी लगा हुआ है। उसके लॉकर में लड़कियों ने मिट्टी डाल दिया हुआ था। फिर वो सोचती है कि लगता है मैं जो हूँ गलत जगह पर आ चुकी हूँ, मुझे इसका पिक्चर लेना चाहिए। वो उसकी फोटो को ले लेती है और फिर सोचती है कि मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। वो पार्क के अंदर जाती है, अपने जूतों को धोना स्टार्ट कर देती है और सोचने लग जाती है कि मैं अब घर पे कैसे जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि रिंजी का फोन बज रहा होता है। रिंजी का फोन वो पिक करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे दोबारा घर पे आ जाना चाहिए। तो रिंजी यहाँ पर कहता है कि नहीं, तुम्हें जो है वहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जो है एक बहुत ही बड़े प्लान को अंजाम देना है। तुम्हें जो है उसके ग्रैंडसन को जो है अपने प्यार में फंसाना है और उसके बाद जो है उसे धोखा दे देना है, जिससे कि उनकी पूरी फैमिली जो है वो धीरे धीरे तबाह हो जाएगी। तो तुम्हें जो है ये काम करने में सिर्फ 1 साल का समय लगेगा, और मुझे पता है कि तुम जो हो ये बहुत ही अच्छे से कर लोगी। और वैसे भी किस्मा जो है वो इकलौता लड़का है उनका, और तुम उसे प्यार में पागल बनाकर उसे छोड़ दोगी तो वो जो है फिर गैंग को संभाल नहीं पाएगा और उनका गैंग धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। यही मेरा प्लान था, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां पर भेजा था। यहाँ पर योशिना सोचती है कि सारे लड़के कचरे के ढेर मुझे ही क्यों मिलते हैं, ऐसे लड़के पता नहीं मेरे ही लाइफ में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। एक जो देखो यहाँ किस्मा को और एक मेरे ये। फिर हम देखते हैं यहाँ पर किस्मा जो होता है वो एक बंदे को टॉर्चर कर रहा होता है और साथ में अपने दोस्त को बता रहा होता है कि मैंने उस लड़की को वापस उसके घर पे भेज दिया है, वो लड़की किसी काम की नहीं है। फिर हम देखते हैं अगले दिन, जहाँ पर वो जो हमारी योशिना होती है उसे क्लास में आती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम अपने बॉडी को भेज दो, तो मैंने अपने बॉडी को भेज दिया है। मैंने अपने एक किडनी को निकाल कर भेज दिया है और उसके बाद मुझे मिले हैं 4 मिलियन। तो मैंने जो है अच्छा कर दिया है। अब मैं जो हूँ सिर्फ बेड रेस्ट पे रहूंगी या फिर गोलियों को खाकर जिंदा रहूंगी। और इस काम को अंजाम देने में मेरे एक दूर के कॉन्टेक्ट ने मेरी हेल्प करी है, इसीलिए मैं ऐसा कर पाई हूँ। तुम ही तो कह रहे थे कि मुझे अपनी बॉडी को भेज देना चाहिए। अब मैं जो हूँ थोड़े बहुत यहाँ दवाइयाँ खाकर जिंदा रहूंगी। अब मैं अपने क्लास के अंदर जा रही हूँ, यही बताने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। और तुम्हें जो है यहाँ पर मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे बंदों को मैं अच्छे से संभाल सकती हूँ। और वो बहुत ही भयानक सा चेहरा बनाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लाइफ को बर्बाद करके रख दूंगी। यहाँ पर जो किस्मा होता है वो बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है उसे और कहता है आई लव यू, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो, मेरे लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर दो, मैं यही चाहता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है प्लीज मेरी लाइफ को बर्बाद कर दो, मैं चाहता हूँ कि मेरा लाइफ जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाए। बहुत ही प्यारा लाइफ चल रहा है मेरा, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का लाइफ मैं जो हूँ जीऊँ। मुझे चाहिए कि मुझे मेरा लाइफ कोई ना कोई बर्बाद करे। वो उसका हाथ छोड़ता ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा ट्राई करती है हाथ छुड़ाने का, बट वो छोड़ता नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गाड़ी के अंदर जा रहा होता है और जहाँ पर वो कहता है कि मैंने उस लड़की को रोक लिया है, वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उसका दोस्त कंफ्यूज हो जाता है कि पहले बोलता है लड़की खराब है, अब बोल रहा है अच्छी है। अब बस आपका काम है कि इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, और मैं चेक करूंगा कि इसके अंदर कितने व्यू आए हैं। अगर व्यू अच्छे आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर लेकर आऊँगा। और थोड़ी बहुत स्टोरी के अंदर कन्फ्यूजन है तो वो सेकंड पार्ट में जो है वो सही हो जाएगी। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट। इनमें हम देखते हैं कि यहाँ पर योशिना जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा थक चुकी है, क्योंकि सभी जहाँ पर भी वो जाती है वहाँ पर कोई ना कोई आ जाता है। खासकर किस्मा उसका हर जगह पीछा करता रहता है। वो शांति से बस अपना खाना खाना चाहती है, इसीलिए वो यहाँ पर बेंच पर बैठ जाती है और कहती है कम से कम यहाँ शांति मिलेगी। वैसे मैंने अपनी किडनी बेची तो नहीं है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो गया है। ये सब कुछ किस्मा की वजह से हुआ है।
वो मेरा हर जगह पीछा करता रहता है और हमेशा स्माइल करता रहता है। उसे देखकर पता ही नहीं चलता कि वो अपने मन के अंदर क्या सोच रहा है, क्योंकि वो हमेशा ही स्माइल करता है। थोड़ी देर ही सोचती है वो, तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर पीछे उसके आ जाता है और कहता है, योशिना तुम अकेले अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो। योशिना यहाँ पर खड़ी होती है, उसे देखकर चौंक जाती है। वो कहती है, तुम्हें मेरा पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ। वो हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे पता चल गया। योशिना कहती है, तुम्हें बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे बताओगे। वो यहाँ पर कहता है कि मैंने तुम्हें एक डायरेक्टरी दी थी, उसके अंदर जीपीएस लगा हुआ है, उसी से मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर वो गुस्सा हो जाती है और उस डायरेक्टरी को तोड़ देती है। योशिना कहती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तो यहाँ पर किस्मा कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ूं। वैसे वो ओल्ड मैन कुछ डिस्कस करना चाहता है, तो हमें जो है शाम को चलना पड़ेगा मीटिंग में। यहाँ पर जो ओल्ड मैन कह रहा है वो याकुजा फैमिली के हेड होते हैं, वो इसके दादाजी हैं, उसीलिए वो ओल्ड मैन कहता है। अब ये दोनों यहाँ पर बैठे होते हैं और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि कब वो ओल्ड मैन यहाँ पर आएगा। यहाँ क्रिस्मा कहता है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम आराम से यहाँ पर बैठ सकती हो। तभी हम देखते हैं दो बंदे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो बताते हैं कि जो ओल्ड मैन है वो गए हुए हैं, तो हम दोनों तुम्हें डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर किस्मा कहता है कि एक का नाम ताची बना है और एक का नाम इनामोरी है। ओल्ड मैन के जाने के बाद सारा काम यही संभालते हैं। इनामोरी वही है जिसके सर पे बाल नहीं हैं। तो इनामोरी कहता है कि हमें जो है अकाजा फैमिली की जो उनकी डॉटर है वो गुम हो चुकी है। अकाजा फैमिली जो है वो टॉप से 3rd नंबर पर आती है। यहाँ पर उनकी डॉटर एकदम से गुम हो गई है, तो इन्हें डर लग रहा है कि क्रिस्मा और यहाँ पर योशिना के साथ कुछ हो सकता है। इसीलिए वो दोनों कहते हैं कि तुम दोनों को बहुत ही संभल के रहना चाहिए। अब अकाजा फैमिली की जो डॉटर है वो क्यों अपने घर को छोड़कर गई है अभी तो पता नहीं चला है, बट हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा किस्मा हंसते हुए कहता है, क्योंकि वो हमेशा हंसता ही रहता है, कि अब मुझे 24 आवर तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। इनामोरी भी कहता है, हाँ तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस वजह से वो और ज़्यादा थक जाती है और कहती है कि पहले कम ये साथ में घूमता था कि अब ये पूरा 24 घंटे मेरे साथ रहेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा किस्मा होता है वो योजना से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर बना रखा है, तो तुम जो हो चल सकती हो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारा डिनर यहीं पर मैंने बुक कर दिया है। तुम्हें खाने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। योशिना ने कभी टोक्यो में यहाँ का खाना ट्राई नहीं किया, तो वो भी हाँ कर देती है और यहाँ पर वो खाने के लिए आ जाती है। वो कहता है कि ये जो है बहुत ही अच्छी डिश है यहाँ की, टोक्यो की, तुम इसे खा सकती हो। वो उसे खाती है और कहती है कि इसमें सोया सॉस की बहुत ही अच्छी टेस्ट आ रही है। क्रिस्मा यहाँ पर हमेशा की तरह स्माइल करता है और उसे देख रहा होता है। तो योशिना कहती है कि अब तुम क्या देख रहे हो और क्या सोच रहे हो। वो कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो, यही मैं सोच रहा हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मुझे क्यों लाइक करती हो। यहाँ पर योशिना कहती है, लाइक करने वाली कोई चीज़ तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तो अभी के लिए मैं तुम्हारे अंदर कुछ भी लाइक नहीं करती हूँ। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मेरे अंदर क्या लाइक करते हो। यहाँ पर वो स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ लाइक करता हूँ, मैं तुम्हारी हर चीज़ मैं लाइक करता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारी योशिना होती है उसको बहुत ही अजीब फील होता है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो एक वर्जिन लड़की है। वर्जिन का मतलब आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा तो हो सकता है कॉपीराइट आ जाए। अभी के लिए इतना समझ सकते हो कि यहाँ पर योशिना का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वो जो है अभी तक अनटचेबल है ना। तो यहाँ पर उसे जो है बहुत ही अजीब फीलिंग आती है, क्योंकि ऐसा पहली बार किसी लड़के ने उसे कहा है। अब यहाँ पर जो क्रिस्मा होता है वो फोटो दिखाता है अवाकाजा की, उस लड़की की। यहाँ पर उसका नाम शियोरी होता है, वो 20 साल की है और उसके बॉडी पर टैटू लगा होता है। यहाँ पर वो बताता है कि वो अलग अलग टैटू का यूज़ करती है और अभी तक उसका पुलिस के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। वो जो है यहाँ पर जुए वाला काम करती है, यानी गैम्बलिंग का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमेशा जो है क्रिस्मा स्माइल ही करता रहता है, तो उसके एक्सप्रेशन पे कभी भी मत जाना कि वो क्या फील कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पूछती है कि तुम एक गैंगस्टर क्यों बन गए। तो क्रिस्मा कहता है कि वो मेरे पास ऑप्शन नहीं था,
कुछ और बनने का। ये मेरा लास्ट ऑप्शन था, इसीलिए मैं गैंगस्टर बन चुका हूँ। यहाँ पर किस्मा जो होता है वो बताता है कि उसकी जो फैमिली है उन्होंने उसको अपने पास नहीं रखा था, क्योंकि वो जो है बहुत सारे काम नहीं कर पाता था और उसकी फैमिली जो है वो बचपन में मर चुकी थी। तो उसके दादाजी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसके दादाजी जो थे वो गैंगस्टर थे, तो ये भी गैंगस्टर बन चुका है। स्कूल के अंदर भी वो यही बातें करता रहता है और उसे पकाता रहता है। वो जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा उससे ही बातें करता है और कहीं पर जाता ही नहीं है। वो कहती है कि ये तुम्हारा क्लास नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, बट वो उसके बातों पर ध्यान नहीं देता। वो बताता रहता है कि हमें जो है शाम को रेस्टोरेंट में चलना चाहिए। जब वो उसे मना कर देती है तो वो अलग अलग गैंगस्टर की फैमिलीज के बारे में उसे बताने लगता है। वो कहता है कि अभी गैंगस्टर की जो फैमिलीज है उनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो हमें जो है बहुत ही ध्यान से रहना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका हेयर ड्रायर जो होता है वो खराब हो चुका है, इसीलिए वो यहाँ ताची बना के साथ हेयर ड्रायर लेने के लिए जा रही होती है। ताची बना कहता है क्रिस्मा जो है एक फ्यूनरल में गया हुआ है, यानी एक बंदा मर गया है, उसी की शोक सभा में वो गया हुआ है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं उसे बहुत ही बचपन से जानता हूँ, उसे समझना बहुत ही ज़्यादा अजीब है। वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट था। वो जो है अपने फैमिली में बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट करता था, तो इसीलिए उसके घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि एक बार वो स्कूल के अंदर 20 बच्चों को मारा था उसने। उससे जो है वो बड़े थे और फिर भी उसने उन सभी को मारा, इसीलिए वो सब देखकर उसके घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। अब ये सब सुनकर योशिना बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि उसने कहा था कि उसके घर वालों ने उसे रखा नहीं, उन्होंने निकाल दिया और वो मर चुके हैं, यानी वो झूठ बोल रहा था। यहाँ पर जो ताची बना होता है वो गाड़ी को रोकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक होता है, इसीलिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर योशिना बाहर की तरफ देखने लग जाती है, तभी उसे वो लड़की दिखाई देती है जो कि गुम हो चुकी है, जिसका नाम शियोरी होता है। शियोरी यहाँ पर वो देखती है कि उसके बदन पे 2 टैटू बने हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पर किस्मा को फोन करती है। वो उसे बताती है कि मैंने उस लड़की को देख लिया है, तो क्या तुम आ रहे हो? किस्मा हंसते हुए कहता है कि किस लड़की को देखा है तुमने? तो वो बताती है कि अरे वही लड़की जो गुम हो चुकी थी। वो कहता है कि हमें जो है जाना नहीं चाहिए उसके बीच में ढूंढने के लिए, वो बहुत ही अजीब है, तुमने कहाँ देख लिया उसे? वो कहती है कि मैंने यहीं पर देखा, ट्रैफिक पे गाड़ी रुकी हुई थी तो मैंने बाहर देखा तो वो वहीं जा रही थी एक रेस्टोरेंट के अंदर। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम अभी कहाँ पर हो? तो यहाँ पर योशिना जो होती है वो फोटो भेजती है उसे। तो वो जो होता है नोक्स टोक्यो नाम का एक रेस्टोरेंट होता है, तो वो कहता है कि ठीक है मैं वहाँ पर आ जाता हूँ, बट क्या तुम्हें रेस्टोरेंट में जाना पसंद है? क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा साउंड होता है, बहुत ज़्यादा गाने चलते हैं, तो क्या वो तुम्हें पसंद है? यहाँ पर वो उसके बातों को सुनकर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। वो कहता है कि तुम अगर उसमें जाओगी तो तुम भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओगी, तो तुम्हें कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसके दादाजी होते हैं वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हैं। वो यहाँ पर उनका एक बंदा कहता है कि देखो किस्मा किसी से बात कर रहा है। तो यहाँ पर उसके दादाजी कहते हैं कि वो सभी कुछ खुद ही संभाल लेता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर योशिना क्लब के अंदर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ तो बहुत ही ज्यादा शोर शराबा है, बहुत ही ज़्यादा तेज लाउड म्यूजिक बज रहा होता है और सभी लड़का लड़की एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। चिपकने का मतलब तुम समझ सकते हो। यहाँ पर वो कहता है कि चलो हमें थोड़ा और आगे जाना है। हम उस लड़की को देखते हैं जो यहाँ पर बैठी होती है और अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती है। वो यहाँ पर गैम्बलिंग का बिजनेस करती है, तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे होते हैं और वो रिच फैमिली से बिलोंग भी करती है, इसीलिए वो यहाँ वीआईपी के अंदर बैठी होती है। वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उनके लिए अलग से जगह होती है, तो वो अलग जगह पर जाके बैठते हैं। फिर हम देखते हैं क्रिस्मा यहाँ पर दरवाजे को लात मारता है और अंदर आ जाता है। कहता है कि तुमने मुझे देखा होगा पहले, मैं जो हूँ एक शोक सभा में मैं तुम्हें से मिला था। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें कभी भी देखा नहीं है, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। वो यहाँ पर एक लड़की के पास आकर बैठता है और स्माइल करते हुए कहता है तुमने मुझे देखा होगा, तुम मुझे भूल गई होगी, मेरा नाम क्रिस्मा है। और वो सारी बातें हंसते हुए ही कहता है, तो कोई नहीं समझ पाता कि वो गुस्सा है या फिर क्या है। तभी हम देखते हैं योशिना के पीछे 3 लड़के आते हैं, योशिना को धक्का मारते हैं। योशिना यहाँ पर नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से खून आने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर किस्मा एकदम से खड़ा हो जाता है और वो उसे देखने लग जाता है और उस लड़की के साथ जो लड़के आए होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो उसे बोलते उससे पहले ही यहाँ पर वो मारना स्टार्ट कर देता है। किस्मा किसी के साथ नहीं है, वो अकेला ही लड़ता है। वो यहाँ पर टेबल पे एक रखे चम्मच के साथ ही उसे मारना स्टार्ट कर देता है।
और वो मारते हुए बिल्कुल भी डरता नहीं है। वो सीधा चम्मच उसके आंखों में डाल देता है जिससे कि उसकी आंखें फूट जाती हैं। दूसरे बंदे को यहाँ पर एस्ट्रे से उठाता है और उससे मारना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं योशिना उठती है, वो बेहोश हो जाती है एकदम से और वो देखती है कि यहाँ पर वो लड़ रहा है पागलों की तरह। वो कहती है कि वो स्ट्रांग है तो मैं भी स्ट्रांग हूँ। वो याद करती है ताचिबाना की बात कि उसने 20 लड़कों को अकेले ही मार दिया था। फिर वो सोचती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, मुझे जो है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वीक यानी कमज़ोर है, ऐसा वो मानती है। पर कोई लड़की कमज़ोर नहीं होती, बट उसे वो मानती है कि वो कमज़ोर है, इसीलिए उसे ऐसा लगता है। तभी हम देखते हैं योशिना यहाँ पर उठती है और वो उसे मारना स्टार्ट कर देती है एक बंदे को। उसके ऊपर पूरा हेयर ड्रायर ही मार देती है और उसका अगेन हेयर ड्रायर टूट जाता है। वो कहती है कि क्या लगा था तुम मुझे मारकर इस तरह से बच जाओगे। यहाँ पर एकदम से किस्मा देखता है उसके चेहरे को, जिसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खून लगा होता है। वो कहता है तुम्हारे चेहरे से खून आ रहा है। तो वो यहाँ पर कहती है कि बस इसका पैर लग गया था तो मैं गिर गई थी। फिर हम देखते हैं कि किस्मा जो होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर से वो उसे मारना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है ये मेरी लड़की है और तुमने जो है इसे मारा है और इसका खून निकाल दिया है तो मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। उस बंदे के बेहोश हो जाने के बाद भी वो उसे मारता ही रहता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो योशिना होती है वो उसके सर पे मारती है और कहती है अब इसे बंद करो, तुम कितना मारोगे, इस तरह से तो ये मर ही जाएगा, तो तुम अभी बंद करो, इसे मारना रोको। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसे सुनकर रुक जाता है और वो उस लड़की को देखते हैं। फिर वो जाता है और वो उसे हग कर लेता है योशिना को। वो कहता है तुम्हें देखकर आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसके पास आता है और कहता है उसके पिता ने यहाँ पर इनाम रखा था 100 मिलियन के करीब, इसमें से मैं तुम्हारे लिए 10 मिलियन लेकर आया हूँ और ये तुम्हारे हैं क्योंकि तुम भी इस प्लान के अंदर इन्वॉल्व थी, इसलिए ये पैसे तुम रख लो। योशिना कहती है कि इतने ज्यादा पैसे मैं नहीं रख सकती हूँ, वैसे भी तुमने फाइट करी थी तो ये पैसे तुम रख लो, मुझे ये सब पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा हेयर ड्रायर दिला देना बस। फिर हम देखते हैं कि वो स्कूल के बाद हेयर ड्रायर लेने के लिए जाने लग जाते हैं। तभी यहाँ किस्मा नोटिस करता है कि एक बाइक वाला उसे देख रहा है। वो बाइक वाला कौन है? वो एक लड़का होता है जो उसे बहुत ही देर से घूर रहा होता है और वो उसे देख लेता है। दिखने में तो वो भी एक गैंगस्टर ही लगता है क्योंकि वो बिल्कुल यहाँ पर किस्मा की तरह दिखता है। किस्मा यहाँ पर वो बात करना स्टार्ट कर देता है योशिना से। वो कहता है कि मूवी देखने चलोगी मेरे साथ, तो वो उसे मना कर देती है। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। हम किस्मा को देखते हैं जो किसी और लड़की के साथ यहाँ पर कुछ कर रहा होता है और यहाँ पर भी वो स्माइल ही कर रहा होता है जैसा वो हमेशा करता है। यहाँ पर उस लड़की को वो बताता है कि मेरे पास एक लड़की है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मैं इसे लाइक करता हूँ, बट ये हमेशा गुस्से में रहती है। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुमने कभी उसका चेहरा देखा नहीं अलग तरीके से, कभी हंसते हुए कुछ नहीं देखा तुमने? तो वो कहता है कि नहीं, हमेशा मैंने उसे गुस्से में देखा है, हमेशा वो पागल ही रहती है। यहाँ पर वो लड़की कहती है जो करने के लिए आए हो वो करो, किसी लड़की के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये एकदम लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की तरह, जो दो लोग होते हैं बहुत अलग अलग जगहों से प्यार करते हैं। यानी तुम यहाँ पर हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और स्टेट में है तो तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हुआ, ऐसा वो कहती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो योशिना होती है वो अपने कमरे के अंदर सो रही होती है। वही वो घर के अंदर नहीं रहती किस्मा के, वो यहाँ पर एक छोटे से घर लेती है और उसके अंदर सो रही होती है। उसको नींद नहीं आ रही होती, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा होता है और कोई और नहीं, उसे वो किस्मा ही देख रहा होता है उसे सोते हुए। अगर कोई आपको देख रहा होता है तो जैसे स्पाइडरमैन को टिंकलिंग वाली फीलिंग आती है, वैसे ही आपके दिमाग को पता चल जाता है कि आपको कोई देख रहा है। ऐसा ही यहाँ पर योशिना को फील होता है। सुबह वो सोचती है कि पता नहीं कोई सपना था या सच में था कोई। वो सोचती है कि पक्का यहाँ पर किस्मा ही होगा, वही जो है मुझे देखने के लिए आया होगा रात में, बट उसका क्या प्लान है मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तो वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो एक चाकू लेकर यहाँ पर सोएगी, अगर कोई और हुआ तो वो उसे मार डालेगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो सोती है, इस बार वो सो नहीं रही होती है, बस एक्टिंग कर रही होती है। यहाँ वो सोचती है कि वो क्या करने वाला है, कौन है ये। वो समझ जाती है कि यहाँ पर किस्मा है। वो सोचती है कि ये क्या करने वाला है अभी यहाँ पर। वो मुड़ जाती है और अपना हाथ चाकू के ऊपर रख लेती है। वो चाकू के पास आ जाती है ताकि वो उसे मार सके। वो सोचती है कि ये क्या टच करने वाला है। तभी वो देखती है कि वो उसके बालों के साथ
खेल रहा होता है। अब ये वो फील करके उसे बहुत ही अजीब लगता है और उसका दिमाग खराब होने लग जाता है। वो अपने चक्कू को निकालती है और कहती है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को, चले जाओ यहाँ से। और वो उसके ऊपर आ जाता है, उसके चक्कू को पकड़ लेता है। वो कहता है कि अरे तुम एकदम से उठ क्यों गई। यहाँ पर वो कहती है, अगर तुम मुझे डराने के लिए आए हो तो मैं उठूंगी ना, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वो उसे उठाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, वैसे तुम्हारे घर की मेरे पास पहले से ही थी, मैंने जो है नकली की बना ली थी। यहाँ पर वो कहती है, अब तुम्हें लेक्चर देने का टाइम है। वो कहती है कि तुम्हें कोई भी कॉमन सेंस नहीं है, कभी भी किसी लड़की के रूम में ऐसे नहीं आना चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। तो यह यहाँ पर कहता है बड़े ही प्यार से, मैं देखने के लिए आया था कि तुम सोते हुए कितनी अच्छी लगती हो, क्योंकि जब तुम जगती हो तो तुम हमेशा पागलों की तरह ही रहती हो, हमेशा पागल वाले एक्सप्रेशन तुम्हारे चेहरे पर होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सोते हुए देख रहा था, क्या पता तुम्हारे एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएं। फिर योसिना कहती है कि ऐसा करने के लिए तुम्हें किसने कहा था। तो किस्मा कहता है कि ऐसा एक लड़की ने कहा था, मैं उसके साथ वो कर रहा था। तो वो कहती है कि अगर मेरा रियल बॉयफ्रेंड होता कोई, अगर वो ये सब करता तो मैं उसे छोड़ती नहीं, मैं उसे वहीं पर मार देती, अगर मैं उससे प्यार करती तो। फिर यहाँ पर किस्मा कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम उससे प्यार नहीं करती हो, कुछ भी लाइक नहीं करती हो क्या। तो यहाँ पर योसिना कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। तो वो कहता है, क्या तुम मुझे हेट करती हो। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें हेट करती हूँ, अगर हम किसी को हेट करते हैं तो उसे अवॉइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं शायद तुम्हें अवॉइड नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें देखती रहती हूँ। फिर यहाँ पर जो किस्मा होता है वो खड़ा हो जाता है और कहता है, क्योंकि तुमने मुझे आई हेट यू कहा है तो ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, ऐसा किस्मा कहता है। और वो उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। वो कहती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि आई लव यू। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पानी दे रही होती है और सोच रही होती है उसी के बारे में। वो कहती है वो मुझे पागल कर देगा। फिर हम देखते हैं क्रिस्मा यहाँ पर आ ही जाता है और वो लेटर लेकर आया होता है। वो कहता है कि ये थैंक्स लेटर है, मैंने जो है सिरोही के फादर को ये लेटर लिखा था, उन्होंने तुम्हें भी थैंक यू कहा है। और साथ में वो एल्बम लेकर आया होता है जहाँ पर जो हमारी योसिना होती है उसके दादाजी रिंजी और यहाँ किस्मा के जो दादाजी होते हैं उस समय वो बहुत ही ज्यादा जवान होते हैं और वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं। किस्मा कहता है कि आज रात को मीटिंग है इन सभी की। तो यहाँ पर वो कहती है, इसके बारे में मुझे तो पता नहीं है। फिर हमें मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सभी गैंग मेंबर जो होते हैं यहीं पर बैठे होते हैं, वो अलग अलग स्टेट के गैंग मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि योसिना को लेकर किस्मा भी यहीं पर आ जाता है। जैसा कि हर किसी गैंग में होता है, कुछ लोग जो होते हैं किसी और स्टेट को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग किसी और स्टेट को। इसी बात पर ये लोग बार बार डिस्कशन करते रहते हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर वो सारी फोटोज को दिखाता है योसिना को। योसिना उन फोटोज को देखती है और कहती है, ये तो मेरे दादाजी हैं, ये काफी बहुत ही ज्यादा यंग हैं। और फिर वो यहाँ पर उसके दादाजी की फोटो को देखती है किस्मा के, और वो कहती है कि तुम्हारे जैसे ही लगते हैं ये। वो एक और फोटो को देखती है और कहती है कि ये जो पीछे बंदा खड़ा है ये भी इस फोटो के अंदर ही है क्या। तो यहाँ पर वो बताता है कि हाँ, वो भी इस फोटो के अंदर है। फिर हम उसके दादाजी और उसके दादाजी को देखते हैं, उन दोनों के दादाजी यहीं पर बैठे होते हैं। यहाँ रिंजी कहता है किस्मा के दादाजी को कि तुम यहीं पर सो रहे हो क्या, तुम्हें नींद आ रही है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैंने थोड़ा सा पी लिया है। तो यहाँ पर रिंजी कहता है, इसका मतलब तुम जो हो अब थोड़ा सा संभाल भी नहीं सकते, थोड़ी सी पी के ही नींद में हो जाते हो। यहाँ पर जो रिंजी होता है वो उसके दादाजी के लिए लॉलीपॉप लेकर आया होता है जो उसकी जेब में डाल देता है। फिर हम दूसरे बंदे को देखते हैं और वो कहता है कि ये सारे राउडी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर रिंजी उठता है और उसको भी एक लॉलीपॉप दे देता है, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। फिर रिंजी यहाँ से चला जाता है, वो आदमी अकेला हो जाता है और इस बात पे वो जो है गुस्सा हो जाता है कि अब वो उसके दोस्त उसके साथ नहीं रहते हैं। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी योसिना होती है वो सोमा नाम के एक लड़के से बात कर रही होती है जो कि अभी ओसाका के अंदर होता है। वो उसका दोस्त होता है बहुत पुराना। फिर यहाँ पर अगले सीन में देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आई होती है ओसाका के फादर से। ओसाका के फादर यहीं बैठे होते हैं और इंजी के जो दादाजी होते हैं वो कहीं मीटिंग में होते हैं। सोमा के डैड जो होते हैं यहाँ पर योसिना का हाल चाल पूछते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी जो हैं वो अभी मीटिंग में हैं, तो तुम्हें जो है वो थोड़ी देर बाद मिलेंगे। यहाँ पर योसिना भी उसके हाल चाल पूछती है और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो हामोरी होता है वो ताचिबाना से पूछता है कि क्या मैं बेसमेंट में जा सकता हूँ, उसे कुछ लेना होता है वहां से।
बट ताचिबाना कहता है कि वो बेसमेंट जो है सिर्फ क्रिस्मा ही इस्तेमाल करता है। फिर हम क्रिस्मा को देखते हैं जो वो बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम सोमा नाम के लड़के को देखते हैं जो पिछले रात को यहाँ पर ओसाका के अंदर था और एकदम से यहाँ पर आ जाता है मिलने के लिए। फिर यहाँ पर वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। वो सोच रही होती है पता नहीं रातों रात ये यहाँ पर कैसे आ गया। सोमा जो है यहाँ पर अपने ड्रेसिंग रूम में ड्रेस को चेंज कर रहा होता है। उसके बैक पे भी बहुत सारे टैटू बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर किस्मा के बैक पे टैटूज बने होते हैं, जिससे पता चलता है कि ये दोनों जो है किसी किसी गैंग मेंबर हैं, किसी और के किसी और के। फिर हम देखते हैं कि वो सोचती है कि याजुका की तरह ही ये भी है। ओसामा भी बहुत ही ज्यादा फाइट करता है, इसके बारे में योशिना को पहले से ही पता है क्योंकि वो उसे जानती है और वो उसके साथ पढ़ती थी इसीलिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सोमा जो होता है वो बाहर आ जाता है और वो कहता है कि यही ड्रेस मुझे चाहिए। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्मा जो होता है एक बुक के अंदर पढ़ रहा होता है उसके बारे में। वो किसी डिटेक्टिव की तरह ये सारे काम कर रहा होता है। वो पता लगा रहा होता है सोमा और योशिना के बारे में इसी बुक के अंदर से। वो यहाँ पर समझ जाता है कि सोमा जो है वो एक गैंग का मेंबर ही है और वो भी बहुत ज़्यादा फाइट करता है। इधर हम देखते हैं कि योशिना और सोमा दोनों जो है रेस्टोरेंट में आए होते हैं और वो यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। सोमा कहता है क्या तुम मुझसे शादी करने वाली हो? यहाँ पर योशिना कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? मैं शादी करने के लिए थोड़ी आई हूँ ओसाका से यहाँ पर। मैं तो बस उससे जो हूँ प्यार करने का नाटक करने वाली हूँ 1 साल तक। उसके बाद मैं जो हूँ उसे छोड़कर दोबारा ओसाका चली जाऊंगी और ऐसा करने के लिए मेरे ग्रैंडपा ने कहा है। पता नहीं उनके दिमाग में कैसी पागलों वाली हरकतें चलती रहती है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, क्या तुम सुगा को जानती हो? तो वो कहती है कि नहीं, सुगा को मेरे को बारे में याद नहीं है। तो वो बताता है कि वो फोर्थ चेयरमैन का जो है बेटा है और उनके बीच में और तोसाका के बीच में फाइटिंग हो रही है। 2 अलग अलग स्टेट होते हैं जिनके बीच में वो बताता है कि फाइट चल रही है। फिर हम देखते हैं कि ये बातें करने के बाद दोबारा अपने रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो बहुत ज्यादा थक गई होती है योशिना और आते ही बेड पर लेट जाती है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं जो हूँ उस लड़के से फाइट करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्रिस्मा की क्या क्या वीक पॉइंट है? तो यहाँ पर वो कहती है कि वो जो है बहुत ही खतरनाक है, उसने बहुत ही लोगों को मारा है और वो जो है जब मारता है तो पागलों की तरह मारता है और साथ में वो जो है हमेशा स्माइल करते हुए रहता है। तो हम जो है पता नहीं लगा सकते कि उसके दिमाग में कब क्या चल रहा है क्योंकि उसके एक्सप्रेशन जो होते हैं हमेशा सेम रहते हैं। वो अपने कभी भी रियल इमोशन को दिखाता नहीं है। तो उसे जो है देखकर मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है और मैं उसके बारे में वीक पॉइंट अभी नहीं जानती हूँ। तो यहाँ पर सोमा कहता है ठीक है, तो तुम नहीं जानती हो तो मैं जो हूँ अभी बाहर जा रहा हूँ। वैसे मैं जो हूँ उसे मारना चाहता हूँ और मैं जो हूँ उसे देखना नहीं चाहता। वो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ होगी। फिर वो कहती है कि नहीं, तुम अभी उसे नहीं मार सकते हो, तुम बाद में कोई प्लानिंग कर लेना। फिर वो कहता है ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ बाहर से। फिर वो जो है यहाँ पर बाहर आ जाता है और यहाँ पर वो धुआं निकालने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि आवाज़ आती है कि हेलो दोस्त, यहाँ पर तुम जो हो धुआं नहीं निकाल सकते हो। और वो बोलने वाला लड़का कोई और नहीं होता है, किस्मा ही होता है जो यहाँ पर सोमा से बोल रहा होता है। और सोमा अपने दिमाग में ये प्लानिंग बना रहा होता है कि वो क्रिस्मा को कैसे मारेगा। सोमा यहाँ पर कहता है क्या तुम हमारा पीछा कर रहे थे, तभी तो तुम यहाँ तक पहुँच गए हो? तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी चीजें मैं ट्राई नहीं करता हूँ। तो वो सोमा कहता है कि क्या तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए आया हो? तो यहाँ पर किस्मा कहता है कि नहीं, मैं तुमसे फाइट कैसे कर सकता हूँ? मैं जो हूँ योशिना के साथ फ्यूचर में शादी करने वाला हूँ, इसके हिसाब से तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हुए। सोमा यहाँ पर कहता है तुम्हें कोई गलत फहमी है, वो तुमसे शादी नहीं करने वाली है, बस वो 1 साल तुम्हारे साथ रहने वाली है। यहाँ पर वो हंसते हुए कहता है मुझे ये सब पता है क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाली गैंग जो है क्या प्लानिंग कर रही है, बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं योशिना से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सोमा यहाँ पर कहता है अच्छा ऐसा लगता है तुम्हें? किस्मा कहता है कि हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे पता है कि बहुत सारे गैंग मेंबर जो है ये नहीं चाहते कि मैं और वो दोनों शादी करें। वो लोग मेरा दिल तोड़ना चाहते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ऐसा करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जो हूँ अब उनके सभी ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा अगर वो मुझे सामने सामने से ऑफर देते हैं। इस तरह से वो लोग एक्टिंग करके मुझसे कुछ एक्सेप्ट नहीं करवा सकते हैं। और ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि मैं जो हूँ यहाँ पर योशिना को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तभी योशिना यहाँ पर आ जाती है और कहती है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर पीछा कर रहे हो। वो कहता है मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था।
यहाँ पर वो अपने हाथ को आगे करती है तो वो फोन निकाल कर देता है। यहाँ पर वो जानती थी कि उसका फोन उसने चेंज कर दिया है। उसका ओरिजिनल फोन यहाँ क्रिस्मा के पास ही था और जो डुप्लीकेट फोन है जिसके अंदर ट्रैकर है वो उसने योशिना को दे दिया था। उसी से यहाँ पर वो पहुंचा है, उसी का पीछा करते हुए। हम देखते हैं सोमा उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं ओसाका, तुम्हें अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ क्रिस्मा यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि तुम मुझसे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम मुझसे शादी करने वाली हो। सोमा कहता है तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर वो कहती है कि तुम दोनों अब चुप हो जाओ, मुझे जो है फैसला करने दो कि मुझे घर जाना है कि यहाँ पर किस्मा के साथ जाना है। यहाँ पर वो किस्मा से कहती है कि तुम जो हो अपना थोड़ा मुंह बंद रखो, क्योंकि ये जो है मेरा एक फैमिली मेंबर है, सोमा मेरे फैमिली की तरह ही है। यहाँ पर वो हंसते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ पर वो उसे कहती है सोमा से कि तुम्हें जो है दोबारा घर पर जाना चाहिए ओसाका में, तुम अपने आप अकेले चले जाओ, मैं जो हूँ किस्मा के साथ जाती हूँ, जैसा कि हमने पहले प्लान किया था उसी तरह से ही चलेगा। और ऐसा बोलकर वो दोबारा से रूम में चली जाती है अपना कुछ सामान लेकर आने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो भागते हुए स्टेशन पर आती है, क्योंकि सोमा यहाँ से जा रहा होता है इसलिए वो उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ पर वो पूछता है सोमा किस्मा कहाँ पर है, तो वो बताती है कि वो रूम पर ही है, मैं उसे बिना बताए ही यहाँ पर आ गई, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो, इसीलिए। वो यहाँ पर उसे समझाती है और कहती है कि मुझे यहीं पर रहने दो और हम इस तरह से एक एडवेंचर ले पाएंगे, मैं उसका वीक पॉइंट पता लगा लूंगी और फिर तुम्हें उसे हराने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर वो कहता है प्लीज अपने प्राइड को यहाँ पर दाव पर मत लगाना, जो रूल तुमने अपने लिए बनाए थे उसे प्लीज ब्रेक मत करना। यहाँ पर वो कहती है कि मैं अपने बनाए हुए रूल को कभी ब्रेक नहीं करूंगी और मैं यहाँ पर मरने वाली नहीं हूँ, तो तुम आराम से यहाँ से जा सकते हो। सोमा कहता है यही बात तुम्हारी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है, ठीक है तो मैं अब यहाँ से जाता हूँ और तुम अपना ध्यान रखना। तभी वो एकदम से रुकता है और कहता है कि वो देखो तुम्हारे बालों पर कुछ लगा हुआ है। उसके बालों पर ब्रेड का टुकड़ा लगा होता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके इसके पास आई होती है, इसीलिए वो उसके बालों से वो टुकड़ा निकाल देता है ब्रेड का और कहता है ठीक है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपना ध्यान रखना, अगर तुम्हें कभी भी लगे तो तुम मुझे फोन कर सकती हो। और फिर वो उसे हक कर लेता है और हम देखते हैं कि योशिना भी उसे हक करती है और कहती है ठीक है मैं अपना ख्याल रखूंगी, तुम आराम से जाना और अपने स्कूल के क्लासेस को अटेंड कर लेना। इन दोनों को लगता है कि इन्हें कोई नहीं देख रहा, बट क्रिस्मा जो होता है दूर से इन दोनों को ही देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है मेट्रो के अंदर। वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं क्योंकि बहुत ही भीड़ होती है, इसलिए योशिना यहाँ पर नोटिस करती है कि वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। तो वो पूछती है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। वो कहता है कि नहीं कुछ गलत नहीं हुआ है, बस मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ सराउंडिंग से, मैं किसी को चांस नहीं देना चाहता कि वो तुम्हें आकर मार जाए, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर वो नीचे देखने लग जाती है, वो उसके बहुत ही ज्यादा करीब होती है। यहाँ पर उसके बॉडी से सेंट की स्मेल आ रही होती है। वो सोच रही होती है कि ये किस तरह का स्मेल है। वो कहती है कि आज से पहले मैं स्कूल जो हूँ कभी भी इतना ज्यादा भीड़ में नहीं गई हूँ। थोड़ी देर बाद वो स्कूल पहुंच जाते हैं। योशिना अपनी क्लास ले रही होती है और साथ में सोच रही होती है कि वो जो है बहुत ही अजीब तरह से स्माइल कर रहा था, यहाँ मेट्रो के अंदर भी और स्कूल के अंदर आने के बाद भी। अब ये सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। यहाँ योशिना जो होती है अपने फोन पर चेक करती है कि किसी भी लड़के को किस तरह से इम्प्रेस करना चाहिए। फोन के अंदर एक रिजल्ट आता है जहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हें जो है उसे अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। साथ में वो देखती है कि उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो मैसेज कर रहे होते हैं, वो वहाँ पार्टी कर रहे होते हैं। तो वो मैसेज करती है कि मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि खिड़की से बाहर से यहाँ पर वो देख रहा होता है जो कि क्रिस्मा होता है। धीरे धीरे मौसम चेंज होने लग जाता है, इसीलिए वो अपने पुराने ड्रेस को पहनकर देख रही होती है मिरर के अंदर और साथ में वो सोच रही होती है कि सभी ड्रेस को पैक करके रख देना होगा और यहाँ पर ठंडी की ड्रेस निकालनी पड़ेगी, यानी विंटर की ड्रेस निकालनी पड़ेगी। वो ये सब चेक ही कर रही होती है, तभी उसके दरवाजे पर क्रिस्मा आ जाता है। मन ही मन वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसे कभी अकेला छोड़ता नहीं है। यहाँ पर क्रिस्मा कहता है कि ये डिलीवरी आई है ओसाका से, तुम इसे देख सकती हो। यहाँ पर वो बॉक्स ले लेती है और कहती है ठीक है तो मैं देख लेती हूँ। वो जो है उसे उठाकर ले जा रही होती है।
तभी पीछे से वो कहता है कि क्या तुम पैकिंग कर रही हो, क्या तुम्हारा जाने का मन है यहाँ से। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं जो हूँ अभी ड्रेस पैक करके रख रही हूँ, ये समर वाली है, मैं विंटर वाली को ढूंढ रही हूँ। तभी कृष्णा के अंदर से बहुत ही अजीब सी एनर्जी निकलती है जिसे वो फील कर लेती है। वो किसी तरह की एनर्जी नहीं, यहाँ पर कृष्णा जो होता है गुस्सा होता है, इसीलिए उसे लगता है कि वो उसे मारने वाला है। इसीलिए वो पूछ भी लेती है कि क्या तुम मुझे मारने वाले हो। तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें मारूंगा, नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारने वाला हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मेरे लिए कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगी, तो तुम्हें मैं मारने का कभी भी अपने दिमाग के अंदर नहीं सोच सकता हूँ। तो वो यहाँ पूछती है कि क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है। तो वो कहता है नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। अक्सर यहाँ पर किस्मा जो होता है वो किसी भी लड़की के साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसे हैं, तो लड़कियों की कमी इसके पास तो नहीं है। बट इसे पहली बार लाइफ में ये फील हुआ है। ये फीलिंग जो होती है उसके दिल में इसीलिए क्रिएट होती है क्योंकि वो योशना से प्यार करता है। और वो जो है यहाँ पर सोमा से जब मिलती है और उसे हक करती है तो उसे जलन जैसा फील होता है, और ये इसे समझ में नहीं आता कि ये जलन जैसी फीलिंग उसे क्यों आ रही है। इसीलिए कृष्णा कहता है कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो तुम जो उसके साथ करना चाहो कर सकती हो, पर प्लीज मेरे सामने करना। और जैसे ही अगर तुम वो सारे काम कर लोगी, वो यहाँ पर सेक्स की बातें कर रहा होता है कि अगर वो किसी और के साथ सेक्स करती है तो प्लीज उसके सामने करे। करने के बाद वो उस लड़के को वहीं पर मार देगा ताकि वो बैलेंस कर सके। उसे बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऐसी बात योशिना सुनती है और चौंक जाती है। योशिना को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उसे जलन वाली फीलिंग हो रही है। वो यहाँ समझाती है कि सोमा जो है वो मेरा फैमिली मेंबर जैसा ही है। तो वो कहता है वो तुम्हारा ब्लड रिलेशन में नहीं आता है, वो जो है अलग है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो थोड़ा सा गुस्से में देख रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए हो, मुझे तुम्हें ढंग से समझाना पड़ेगा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो उसके पास आता है, कहता है कि अगर तुम सोचती हो कि मैं जो हूँ यहाँ पर एक गैंगस्टर हूँ तो मैं तुम्हारे लिए एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपना कॉलेज खत्म करने के बाद जो हूँ जॉब करूंगा किसी नॉर्मल बंदे की तरह, अगर तुम मुझे कहोगी तो। यहाँ पर जो योजना होती है वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपने लाइफ के एम्स को चेंज करो, तुम जैसे हो वैसे ही सही हो। और ये मैं बता देती हूँ कि मैं जो हूँ यहाँ पर तुम्हें एक धोखा देने के लिए आई थी। ये प्लान जो है मेरे दादाजी ने किया था और इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। मैं तुम्हारे साथ 1 साल रहती और फिर मैं तुमसे प्यार करने की एक्टिंग करती और फिर तुम्हें धोखा देके चली जाती। बट अब मुझे लग रहा है कि तुम जैसे पागल को प्यार में फंसाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। ऐसा वो गुस्से में कहती है। और जब भी वो गुस्सा होती है उसे प्यार आ जाता है। यहाँ पर किस्मा कहता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ योशिना, तुम चाहे जो भी कर लो बट मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े पागल हो, अब जाओ यहाँ से। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो सुबह उठती है तो उसकी तबीयत खराब होती है, इसीलिए वो अपने बचपन की दिनों को याद करती है कि जब भी मौसम चेंज हो जाता है तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। वो यहीं पर लेट जाती है, फ़ोन निकालती है और मैसेज टाइप कर देती है किस्मा को कि वो स्कूल नहीं आने वाली है, उसकी तबीयत खराब है। थोड़ी देर बाद ही यहाँ किस्मा आ जाता है जैसा कि योशिना को लगा था। यहाँ पर वो आकर कहता है गुड मॉर्निंग योशिना, मैं यहीं पर बाहर रनिंग कर रहा था तभी तुम्हारा मैसेज देखा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स और जूस लेकर आया हूँ, तो प्लीज तुम इसे पी लो। वो पूछती है कि तुम कितने दूर रनिंग कर रहे थे। तो कहता है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर। और इतनी जल्दी आ भी गए। तो वो कहता है कि हाँ मैं भागते हुए आ गया था। वो यहाँ पर कहती है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी तबीयत ऐसे ही खराब होती है मौसम चेंज होने की वजह से। यहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम्हें तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ हॉस्पिटल में, आज मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं तुम स्कूल ही जाओ, मैं जो हूँ अकेले यहीं पर रेस्ट कर लूंगी। किस्मा कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल में छोड़ देता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बट तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर देना, वैसे मैं तुम्हें मैसेज करूंगा तो प्लीज़ उसका रिस्पॉन्स कर देना।
ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक है। स्कूल में जाने के बाद ही किस्मा यहाँ पर मैसेज करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग के कुछ मैसेज का रिप्लाई वो देती है, बट वो फिर नहीं देती तो वो उसे फोन करने लग जाता है। तभी यहाँ पर वो उठता है और जाने लग जाता है। रास्ते में उसे फोन आता है कि कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, गैंग के अंदर किसी बंदे को चोट लगी है। तो वो उसके पास देखने के लिए आ जाता है और साथ में वो ताची बना को कहता है कि वो जो है ये केस खुद से संभाल ले, क्योंकि वो अभी बिजी है। वो जाना चाहता है घर पर योशिना के, इसीलिए वो यहाँ ताची बना को बोलता है कि ये केस तुम संभाल लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर जाना है। अपने लोगों की प्रोटेक्शन करना भी जरूरी है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखो कि इसने हमला किया है हमारे बंदे के ऊपर। वैसे मैं जो हूँ जा रहा हूँ यहाँ पर योशिना के घर पर। उसे मेडिकल में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट उसकी तबीयत खराब है। ये सारी कहानी वो यहाँ ताची बना को सुनाने लग जाता है, बट ताची बना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है और वो यहीं पर फोन को काट देता है। साथ में जो उसके बंदा होता है वो ये सारी चीजें देखकर चौंक जाता है। वो सोचता है कि इतने जो है इंटेंस सिचुएशन में वो इतना कूल कैसे है, इतना शांत होकर कैसे बात कर पा रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे समझाता है और कहता है कि हमें जो है अपने लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, इसलिए अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। वो आदमी कहता है जी बॉस। हम इधर देखते हैं कि जो योशिना है उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और वो यहाँ पर सो रही होती है। वो आता है, उसका टेम्परेचर चेक करता है, उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। इसलिए वो यहाँ पर कॉल करता है और कहता है कि प्लीज एक गाड़ी यहाँ पर भिजवा दो योशिना के घर पर, उस गाड़ी के अंदर एसी होना चाहिए। फिर हम देखते हैं योशिना का बैग वो उठा लेता है और साथ में योशिना को अपने गोद के अंदर उठा लेता है और गाड़ी के अंदर ले जाता है। वो उसे सुला रहा होता है, उसके माथे पर अपना हाथ रखता है। वो देखता है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। वो सोचता है उसे अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, इसलिए वो उसे उठाकर अपने गोद में रख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेडिकल के बाद वो उसे दोबारा घर पर ले आता है और वो यहाँ पर अपने दादाजी से बात कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि उसकी तबीयत खराब थी तो उसे मैंने रात भर देखा और साथ में मेडिकल भी ले गया था, बट वो समझती है कि मैं उसे यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके दादाजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाएगी, अब तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना है कुछ और दिन। वो कहता है क्रिस्मा कि मुझे लगता है कि कम से कम 1 साल यहाँ पर उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हंसते हुए उसके दादाजी कहते हैं कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं उसके दादाजी जो है यहाँ पर मीटिंग में चले जाते हैं कहीं और हम देखते हैं एक बाइक वाले लड़के को। ये लड़का कोई और नहीं, सोमा ही होता है, जो यहाँ पर निगरानी रखा हुआ होता है उसके दादा के ऊपर। हम देखते हैं कि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर योशिना जो होती है वो उठ रही होती है। वो देखती है कि उसका टाइम जो है वो 12 बज चुका है और वो अभी तक स्कूल नहीं गई। तभी उसे याद आता है कि उसे फीवर हुआ था, अब फीवर जो है वो खत्म हो चुका है। थोड़ी देर में देखती है कि उसके रूम के अंदर कोई और भी है, कोई और नहीं क्रिस्मा ही होता है। यहाँ पर उसे देखकर वो चौंक जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्रिस्मा कहता है कि कल रात से मैं तुम्हारे घर पे ही हूँ और यहीं पर तुम्हारी देखभाल करने के लिए बैठा हूँ। यहाँ पर वो सोचती है कि अच्छा, कल रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए ये मेरे हॉस्पिटल लेकर गया था। योशिना कहती है कि मैं पूरी जिंदगी ऐसा चेहरा दिखा नहीं पाऊंगी और वो कहती है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें जो है बहुत ज्यादा समस्या झेलना पड़ गया। वो कहता है कोई बात नहीं। वो पूछती है वैसे तुम यहाँ पर क्यों बैठे, कहीं और भी बैठ सकते थे। तो वो कहता है कि मैं इसलिए बैठा हूँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ से नजर रखना बहुत आसान है। तो वो कहती है कि तुम किस पे नजर रख रहे थे। तो वो कहता है कि मैं नजर रख रहा था कि कहीं तुम्हें कोई आकर मार ना दे। योशिना कहती है मुझे कौन मारेगा। क्रिस्मा कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें कोई भी मार सकता है। अगर वो तुम्हें मारता है तो मुझे सबसे ज्यादा दर्द होगा। योशिना कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। क्रिस्मा कहता है कि मेरे वैसे भी बहुत सारे दुश्मन हैं, तो मैं बहुत रातों तक सोता नहीं हूँ, मैं जो हूँ जगा ही रहता हूँ और मेरे को जगने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब वो यहाँ पर कहता है कि चलो अब तुम यहाँ पर रेस्ट कर सकती हो, वैसे मैंने स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया है कि आज तुम स्कूल नहीं जाने वाली हो। वो जाने लग जाता है। तभी योशिना उसे रोकती है और कहती है कि मैं जो हूँ अभी नहा कर आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। वो कहता है मुझे भूख नहीं है, बस मुझे नींद आ रही है तो सोने के लिए जाना है। तो वो कहती है तुम यहाँ पर सो सकते हो, मैं तुम्हें बचा लूंगी किसी भी एनिमी से। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरी बॉडीगार्ड बनने वाली हो, बट मैं ऐसे सो नहीं पाता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बचा लूंगी और कोई भी तुम्हें नहीं मारने वाला है। वो हंसते हुए कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे मार दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी।
यहाँ पर वो कहती है कि मुझे तुमसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं है और मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहती। तो यहाँ पर किस्मा कहता है कि अच्छा, यही तो बात मुझे तुमसे तुम्हारे में बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो है खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना जो होता है यहाँ पर योशिना ने बनाया होता है, क्योंकि योशिना का घर से ओसाका से कुछ सामान आया होता है, तो उसी से वो खाना बनाती है। हम देखते हैं कि किस्मा यहाँ पर खाना खाना स्टार्ट कर देता है। उसे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ नोटिस बोर्ड पर लगा होता है कि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि एग्जाम के 2 दिन ही बचे हुए होते हैं और उसे मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। किस्मा भी इसकी सारी बातों को सुन रहा होता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी 2 दिन पड़े हुए हैं तो तुम जो हो वो स्टडी कर सकती हो। तो वो कहती है कि 2 दिन में मैं क्या स्टडी कर लूंगी, मुझे तो बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो वो कहता है कि मैं तो बुक्स पढ़ता ही नहीं, मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ता हूँ और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इस तरह से मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। योशिना कहती है स्कूल में मेरा ये हाल है तो पता नहीं कॉलेज में मैं जा पाऊंगी या फिर नहीं जा पाऊंगी। किस्मा कहता है कोई बात नहीं, अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी तरह की कैलकुलेशन की जरूरत हो तो मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम यहाँ पर शादी की बात कर रहे हो क्या? किस्मा कहता है हाँ। तभी यहाँ पर योशिना को याद आता है कि उसे जो है एक सिटी के अंदर जाना है जिसका नाम योकोहामा है। वहां पर वो जाएगी अपने कजन से मिलने के लिए। यहाँ पर किस्मा पूछता है तुम वहां पर क्या करने जा रही हो? तो वो कह रही होती है कि मेरी जो कजन है वो क्योटा गांव से शिफ्ट होकर यहाँ पर आने वाली है, जो हमारा योकोहामा सिटी है वहां पर। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। वो कहती है तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे ये इलाके बहुत ज्यादा पसंद है, इनके बारे में बहुत कुछ मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम इसे किसी डेट की तरह मान सकती हो। तो वो कहती है कि कैसी तरह की डेट? तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ घूमने के लिए चल रही हो ना, यही वाली डेट। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम डेट पे नहीं जा रहे हैं, मैं सिर्फ कजन का वेट कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो अपने फोन में टाइम देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी कजन थोड़ी सी लेट हो गई है। क्रिस्मा उसके कजन के बारे में बताने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक फैमिली ट्री की तरह बहुत सारे रिलेशन होते हैं, तो जहाँ क्रिस्मा जानता है उसकी कजन को। तो वो पूछती है कि तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? तो बताता है कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे कजन की मॉम दोनों हाफ सिबलिंग हैं। तो यहाँ पर जो योजना होती है अपने फैमिली ट्री के बारे में बताती है। तो वो हंसते हुए कहता है तुम्हारी फैमिली ट्री तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी तुम्हारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं। वो हंसते हुए कहती है कि हाँ। वो बताती है कि मेरी एक आंट है जिसने एक बच्चे को पाला, वो मेरी कजन ही थी। वो 10 साल पालने के बाद उसे समझ में आया कि ये उसकी डॉटर नहीं है, ये तो किसी और की डॉटर है। फिर वो उसको देकर आ गई। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किस्मा ये सुनकर हंसता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी कजन यहाँ पर आ जाती है जिसका नाम सुबाकी होता है। फिर हम देखते हैं योशिना और सुबाकी दोनों आपस में मिलने लग जाती हैं। यहाँ पर कहती है सुबाकी कि तुम्हारी जो है हेल्थ थोड़ी सी कमजोर हो गई है, तुम पतली लग रही हो, वैसे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मिस्टर रेंजी की तरह दिखता है। सुबाकी रेंजी को आइडियल मैन की तरह देखती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ क्रिस्मा कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और मेरा नाम क्रिस्मा है। योजना कहती है कि तुमने इससे अच्छी लड़की कभी नहीं देखा होगा, ये बिल्कुल तुम्हारे टाइप की है, देखो कितनी अच्छी दिख रही है, इसके बाल भी बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर तो बोलती है तुसुबाकी कि तुम जो हो इतना ज्यादा। फिर यहाँ क्रिस्मा कहता है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं, बिल्कुल योशिना की तरह, पर मेरे लिए योशिना सबसे ज्यादा अच्छी है और वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट मैं आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आप बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ पर वो कहती है जो योशिना होती है कि देखा कितना प्यार से ये बात करता है। टीसुबाकी कहती है कि आप भी बहुत अच्छे हैं और आप बहुत ज्यादा हैंडसम हैं और आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखें। तो यहाँ पर वो कहती है योशिना कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो दोनों स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और रास्ते में वो बात कर रहे होते हैं एग्जाम्स के बारे में। योशिना कहती है कि मैथ का एग्जाम बहुत ही खराब जाने वाला है, पता नहीं मेरा क्या होगा। किस्मा कहता है कि कुछ नहीं होने वाला है, हमने जो है बहुत ज्यादा स्टडी करी है, तो तुम जो हो एग्जाम में बहुत ही अच्छे से नंबरों से पास हो जाओगी। यहाँ योशिना कहती है मुझे तो नहीं लगता कि मैं जो हूँ कॉलेज में जा पाऊंगी। तो यहाँ पर तुसुबाकी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ फूलों की दुकान को खोल लेना, यानी फ्लावर शॉप मेरे साथ खोल लेना। योशिना कहती है अपनी कजन से कि तुम मुझे सिर्फ मोटिवेट करने के लिए ये सब कह रही हो ना, मुझे पता है। फिर वो पूछती है कि तुम जो हो वहां से यहाँ पर क्यों आना चाहती हो, और वो किस्मा को कहती है कि क्योटो गांव की जो लड़कियां हैं वो अपने गांव में रहना चाहती हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा लेट मैरिज करती हैं। मेरी कजन भी वहां से आना नहीं चाहती थी, बट कुछ दिक्कत थी, इसलिए वो यहाँ पर आकर शॉप खोलना चाहती है, इसीलिए ये यहाँ पर आई है। फिर हम देखते हैं कि वो आगे जाने लग जाते हैं।
तभी यहाँ पर तुसुबाकी कहती है कि देखो कितने प्यारे सैंडल है। जैसे ही ये सेंटेंस बोलती है सेम टाइम पर यहाँ पर किस्मा भी कहता है देखो ये तुम्हारे लिए कितने अच्छे सैंडल हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ योशिना जो आती है वो सैंडल को देख चेक करने लग जाती है और वो अपने हाइट को मैच करती है ताकि वो उससे लंबी दिखे। तुसुबाकी जो है वो सोच रही होती है कि ये देखो कितने प्यारे कपल हैं, दोनों एक दूसरे का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर योशिना जो होती है वो थक जाती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया होता है, अब उसे खाना खाया नहीं जाएगा। सुबाकी जो होती है हमेशा रिंजी की ही बातें करती रहती है क्योंकि रिंजी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो कहती है कि उसका चेहरा बिल्कुल मैच करता है योशिना से। इसीलिए वो कहती है कि तुम जो हो बिल्कुल परफेक्टली लगती हो मिस्टर रिंजी की तरह। तुम थोड़ा और मोटी सी हो जाओगी तो तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लगोगी, अब से बहुत ज्यादा क्यूट, ऐसा वो उसे सजेस्ट करती है। किस्मा यहाँ सुबाकी से कहता है कि तुम रेंजी के बारे में क्या बात कर रही थी। तो यहाँ योशिना कहती है कि इसको लगता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर वो कहती है सुबाकी कि हाँ वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो कितना चार्मिंग है, बिल्कुल वंडरफुल है, वो उसका जैसा बंदा जो है बिल्कुल एक परफेक्ट लड़का है। किस्मा उन सभी के लिए जूस लेकर आ जाता है और वो दोनों जो है जूस पीने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा ये बात है तो तुम्हें वो परफेक्ट बंदा लगता है। आप ये समझ सकते हैं कि सुबाकी के लिए रिंजी एक क्रश है। जूस पीते हुए यहाँ पर वो कहती है सुबाकी कि तुम्हें जो है इसका ध्यान रखना चाहिए। योशिना कहती है कि तुम्हें पता है इसके बहुत सारी लड़कियां दोस्त हैं, इससे बहुत सारी लड़कियां मरती हैं। यहाँ सुबाकी जो होती है वो हंसते हुए कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे ऊपर भी बहुत सारे लड़के मरते हैं और मैं भी एक बार में 3 लोगों के साथ डेट करती हूँ। ज्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता क्योंकि यूट्यूब अपने घर पे आ जाता है बताने के लिए कि तुमने ये क्या बोला तो इसीलिए थोड़ा सा ही समझ लो कि वो 3 लड़कों के साथ डेट करती है। यहाँ पर किस्मा जो होता है वो हंसते हुए कहता है अच्छा ये बात है क्या। सुबाकी कहती है कि मैं किसी आदमी के साथ सो जाऊं तो मैं जो हूँ ज्यादा बुरा नहीं मानती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों की बातों को सुनकर योशिना बहुत ज्यादा थक जाती है। तभी वो एक आइसक्रीम को देखती है और कहती है कि मुझे वो आइसक्रीम खाना है। यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि तुमने अभी तो बहुत सारा खाना खाया है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे खाना है बट मैं पूरा खा पाऊंगी या नहीं खा पाऊंगी पता नहीं। किस्मा कहता है कोई बात नहीं, हाफ मैं खा लूंगा। इसलिए वो लाने के लिए चली जाती है और ये दोनों यहीं पर बात कर रहे होते हैं। सुबह की यहाँ पर कहती है कि तुम जो हो योशिना का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। वो कहता है हंसते हुए कि मैं उसे बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता हूँ बट वही मुझे कहती रहती है कि मैं उसका ख्याल नहीं रखता हूँ। साथ में वो ये भी मानती है कि मैं जो हूँ अपने एक्सप्रेशन को छुपाता हूँ, यानी मेरे जो चेहरे पे चल रहा है वो किसी सामने वाले को पता नहीं चलता। यहाँ पर सुबाकी कहती है कि वो सच ही तो कहती है, तुम हमेशा स्माइल करते रहते हो बट ये भी सच है कि जब तुम बात करते हो तो तुम पता तो लगा सकते हैं कि तुम जो हो बिल्कुल डिफरेंट हो। जब तुम योशिना के साथ बात करते हो तो तुम बिल्कुल अलग तरीके से बात करते हो और जब तुम मेरे साथ बात करते हो तो बिल्कुल अलग तरीके से। तुम्हारे चेहरे को देख के पता नहीं लगा सकते कि तुम जो हो क्या सोच रहे हो बट तुम्हारे बातों को सुनकर पता लगा सकते हैं कि तुम किस पर्सन के लिए क्या फील करते हो। यहाँ पर किस्मा कहता है कि अच्छा तुमने सही कहा। फिर यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है जैसा तुमने कहा कि उसका ध्यान रखना है तो मैं उसका ध्यान अच्छी तरह से रखूंगा बट मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन प्लीज उसे मत बताना। तो वो कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर तभी योशिना आ जाती है अपना मैंगो वाला आइसक्रीम लेकर और दोनों मिलकर आइसक्रीम खा लेते हैं। शाम हो जाती है और दोबारा घर के लिए निकल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं एकदम से योशिना का कॉल आता है। कॉल स्कूल से आया होता है। यहाँ पर स्कूल पे बताया जाता है कि तुमने जो एग्जाम सबमिट किया था पेपर्स, उसके अंदर कुछ पेपर्स मिसिंग हैं। तो वो कहती है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपना होमवर्क सही से कंप्लीट करके नहीं दिया है, तो मुझे जो है जाना पड़ेगा पेपर्स को देने के लिए। किस्मा कहता है ठीक है तो तुम जल्दी से चलो। किस्मा यहाँ पर योशिना का हाथ पकड़ लेता है और टैक्सी की तरफ भागने लग जाता है। वो जल्दी से टैक्सी को रुकवा देता है और टैक्सी में उसे बैठा देता है और यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है मैं सुबाकी को छोड़ देता हूँ उसके होटल तक और तुम जो हो घर पर चले जाओ, उसके बाद मैं घर पे आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पर जाने लग जाते हैं। किस्मा कहता है चलो हम दोनों की एक छोटी सी डेट हो जाएगी। यहाँ पर सुबाकी कहती है कि अच्छा ठीक है चलो। फिर वो दोनों जो है यहाँ पर एक व्हील के ऊपर आ जाते हैं और यहीं पर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर किस्मा कहता है कि तुम्हारी जो मॉम है वो एक इशिकाई ग्रुप के एक मेंबर को डेट करती है जो कि इशिकाई ग्रुप का एक डायरेक्टर है और इशिकाई ग्रुप जो है वहाँ पर इलीगल क्राइम होता है और तुम्हारी मॉम उसके डायरेक्टर को जानती है और साथ में वो लोग जो है इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर वो पूछता है कि वहाँ पर योशिना की किडनी होगी तो मुझे वो किडनी वापस चाहिए। एपिसोड 1 या 2 में तुमने देखा होगा किडनी वाली बात। तो यहाँ पर वो कहता है कि या तो तुम मुझे उसकी किडनी वापस दे दो या फिर तुम मेरी किडनी ले लो।
तो वो पूछती है कि तुम ये सब मुझे क्यों कह रहे हो, क्या तो योशना को पता है ये सब बात? तो वो कहता है हंसते हुए कि नहीं, योशना को नहीं पता है, बट मैं उसके किडनी को ढूंढ रहा हूँ। किसी भी हालत में मैं उसके किडनी को ढूंढ लूंगा और उसे वापस दे दूंगा, यही मेरा काम है। तो प्लीज उसकी किडनी को सेल मत करना, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। यहाँ पर सुबह की कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि उसकी किडनी निकाल ली गई है? तो वो कहता है रात को मैंने देखा था, उसके कमर पे एक निशान लगा हुआ था, जो कि यहाँ पर सर्जरी करने के बाद ही निशान आता है। वो निशान किडनी वाली जगह पे ही था, तो इसी या तो किसी ने उसकी किडनी निकाल ली है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर इस व्हील के ऊपर कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुमने सबसे महंगा गिफ्ट कौन सा लिया है? तो वो कहती है मुझे तो याद नहीं है कि कौन सा महंगा गिफ्ट लिया है। किस्मा कहता है सबसे महंगा गिफ्ट मैंने जो लिया था इसी व्हील का लिया था, इसी की एक टिकट ली थी जब मैं एक मेले में आया था। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आपके पास पैसे नहीं होते, और आपके पास अगर टिकट ले लायक भी पैसे हो जाएं तो आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा पैसे होंगे। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने जो है कौन सी महंगी चीज खरीदी थी, बट मुझे इतना याद है कि मैंने 1500 ml ब्लड लिया था 4 मिलियन येन में, और वो ब्लड योशिना का ही था। यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, तो वो ब्लड मैं तुमसे ले लूंगा, एक अच्छा पैसा दूंगा मैं तुम्हें। यहाँ पर वो कहता है कि प्लीज उसे मत बताना। तो यहाँ पर तुसुबाकी कहती है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। इसमा कहता है तो तुमने उसका ब्लड निकाला क्यों था अगर वो मर जाती तो वो कहती है कि उसने मुझे फोन पर कहा था अगर मैं मर गई तो हो सकता है कि वो आदमी मुझे देखे। तो सेकंड एपिसोड में आपने देखा था कि यहाँ पर किस्मा जो है बहुत ही बुरी बुरी बातें योशिना को बोलता है, इसीलिए शायद दुखी होकर उसने अपनी कजन को बोला होगा ये बात। फिर वो दोनों व्हील से उतर जाते हैं और यहाँ पर वो कहता है कि तुम बिल्कुल योशिना की कजन ही हो सकती हो क्योंकि तुम जो हो बिल्कुल उसी तरह बात करती हो। यहाँ सुबाकी कहती है कि तुम भी बहुत अच्छे बात करते हो और तुम भी बहुत अच्छे हो, और साथ में वो किस्मा को एक भयंकर लुक में कहती है कि अगर तुमने कुछ किया उसके साथ तो मैं उसका प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगी और इसके बाद तुम जिंदगी में कभी भी उसकी शक्ल को देख नहीं पाओगे दोबारा। वो कहता है मेरे रहते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता, मैं आपकी बात को अपने दिमाग में रखूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर पानी दे रहे होते हैं टमाटर को। योशिना पूछती है कि मुझे याद आया कि कल रात को तुम सुबाकी के साथ घूम रहे थे, तो तुम लोग क्या बात कर रहे थे? तो वो हंसता है, तो वो पूछती है बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे मनी नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें, तुम दोनों के जो बीच में जो भी चलता हो उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर वो उसकी बातों को वो ध्यान से सुन रहा होता है। वो कहती है कि प्लीज उसे धोखा मत देना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम उसको धोखा दोगे तो, वैसे तुम्हारे और उसके बीच में सब कुछ कॉमन ही है। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है क्रिस्मा के, वो मैसेज को देखता है। तो यहाँ पर वो कहती है तुमने उसका नंबर भी ले लिया क्या? तो वो कहता है कि हाँ उसने मुझे नंबर दिया। फिर हम देखते हैं उसे एक फोटो आया होता है जो कि योशिना का ही होता है। उसकी वो फोटो स्विम सूट में होती है, जिसकी वजह से योशिना कहती है कि प्लीज इस फोटो को डिलीट कर दो, ये फोटो तुम्हें किसने भेजा है? उसे याद आता है कि ये सुबाकी ने ही फोटो भेजा होगा। फिर हम देखते हैं कि नहीं मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, मैं इसे कहीं भी नहीं भेजूंगा और मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता। इधर हम देखते हैं सुबाकी के पास रिंजी की फोटो होती है जो कि क्रिस्मा ने ही भेजा होता है योशिना के फोटो के बदले में। अगर एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुंच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।